चलो भाई, हाँ दच बता। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, बोलो बोलो जल्दी बोलो बोलो। फिनाइल कीटोनुरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, बस हो गया। हमारे पार्क में टहलो कलरफुल साइकिल से, क्या पढ़ा दिया था, नहीं पढ़ाया था? चलो अच्छा, एक पढ़ाया था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ना। अगर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ाया था, बात नहीं करो, तो मैंने इसके एग्जाम्पल बताए थे डकैट। ठीक है, सुनो भैया, नए सिर्फ, हाँ डाउन क्लाइन फिल्टर एंड टर्नर है ना, डाउन क्लाइन फिल्टर और टर्नर। ठीक, सुनो सुनो, नए सिर्फ एक भैया आप हो, है ना। ठीक, बाकी सब तो पुराने हो। ठीक, सुनो नए वाले, ये देखो हमारे पार्क में टहलो कलरफुल साइकिल से। ठीक है, तो ये ट्रिक था मेंडेलियन डिसऑर्डर का, है ना। हमारे पार्क में टहलो कलरफुल साइकिल से, ये आ जाएगा। अब आपको इसमें से पूरे पढ़ने हैं। ठीक, इधर मैंने बताया था, एक छोटा सा बच्चा होगा तो क्रोमोसोम को क्रोमोसोम ना बोल के चिरोमोसोम बोलेगा। तो चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, है ना। तो चोर का दोस्त कौन होगा? ड कै त, डाउन क्लाइन फिल्टर और टर्नर। क्या क्लियर? अब सुनो, मेंडेलियन डिसऑर्डर में मैंने ये बताया था कि क्रोमोसोम के नंबर पूरे सेम रहेंगे, उस पर पाया जाने वाला जीन में डिफेक्ट आएगा। क्या समझ में आया? और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो चाहे मेंडेलियन डिसऑर्डर हो, दोनों जेनेटिक डिसऑर्डर हैं। क्या समझ गया? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता। ठीक, तो यहाँ सुनते जाना, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। यहाँ क्रोमोसोम का नंबर ना बढ़ेगा ना घटेगा, जितने भी क्रोमोसोम हैं उसमें पाए जाने वाला जो जीन होगा वो डिफेक्ट होगा। क्लियर? क्लियर है ना? क्लियर है। ठीक, अच्छा आपको पूरा सिंबल पता होगा, है ना। चलो, ये तो ऐसे था रफ टाइप का। ठीक, सिंबल क्या, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक डोमिनेंट, सेक्स रिसेसिव। क्लियर है? अरे क्लियर। सेक्स लिंक में भी आपको एक्स लिंक पढ़ना है, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव। वाई लिंक नहीं है और एक्स वाई लिंक भी नहीं है, आएगा तो बता दूंगा एक्स्ट्रा, बट ये इतने पे ही काम चल जाए। आया ही नहीं है, क्या घंटा आएगा। ठीक है, तो भैया सुनो, डिसऑर्डर अगर मेंडेलियन डिसऑर्डर था, एक बार बता दो मेंडेलियन डिसऑर्डर। और कोई एक, उमामा जी इधर आइए आप। ठीक है, अरे आइए तो। ठीक, यहाँ से एनसीईआरटी निकालना है ना, तो एनसीईआरटी जो थी वो निकाल, मेंडेलियन डिसऑर्डर हमने पढ़ाया था। ठीक, सुनते चलो। ठीक, अरे सुनो, ऑटोसोमल सुनते जाओ, ऑटोसोमल और एक्स लिंक। बोले तो सेक्स लिंक होगा, बट अपन को एक्स लिंक ले रहे हैं। अब ऑटोसोमल में बोलो, सुनो सुनो भैया, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल, ये मुझे जरूरत पड़ेगी अभी, जस्ट इसकी जरूरत पड़ेगी, तो एनसीईआरटी के थ्रू रीड कराता हुआ चलूंगा, सिखाता हुआ चलूंगा। अब एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स लिंक रिसेसिव। ठीक, ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या कंडीशन थी बताओ? कैपिटल ए डिजीज, कैपिटल ए स्मॉल ए डिजीज, और स्मॉल ए नॉर्मल। ठीक है, यहाँ कैरियर कोई नहीं होता। सुनते जाओ, लास्ट बार अब दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा ऑटोसोमल और ये सब, ऑटोसोमल। ठीक, और ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या रहेगा? कैपिटल ए नॉर्मल रहेगा। क्या क्लियर? बताओ, कैपिटल ए स्मॉल ए नॉर्मल बट कैरियर, और बताओ स्मॉल ए डिजीज। बहुत से क्लियर है। बच्चा बताओ, एक्स लिंक डोमिनेंट क्या है? एक्स लिंक डोमिनेंट। तो रुक जाओ, कितनी बार फीमेल बना दिया जाए? 3 बार। और कितनी बार मेल बनेगा? 2 बार। एकदम देखो क्लियर करना है ना। अब देखो, कैपिटल ए है तो डिजीज और फीमेल, फीमेल कैसी है? बीमार। कैपिटल ए स्मॉल है तो डिजीज फीमेल, है ना। स्मॉल ए है तो नॉर्मल फीमेल, कैपिटल ए है तो डिजीज मेल, और स्मॉल ए है तो नॉर्मल मेल। सुनते चलो, एक लास्ट बार इसे कर लो। बताओ, फीमेल का कितने बार कंडीशन बनेगा? 3 बार। मेल कितनी कंडीशन बनेगी? 2 बार। सर इतना तो बनाना सीख गया, एकदम बचपन से रट गया है। बताओ, कैपिटल ए इस बार नॉर्मल और फीमेल। ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए नॉर्मल बट कैरियर फीमेल, है ना। स्मॉल ए डिजीज क्या? फीमेल। बताओ, कैपिटल ए क्या होगा?
नॉर्मल मेल, और स्मॉल ए तो डिजीज्ड मेल। अब देखो ये जिसको पता है ये कंडीशन, वही आज की क्लास समझ पाएगा, तो समझ नहीं पाएगा। बैठने से अच्छा है उठ के चले जाओ, ठीक है। अगर नहीं याद करके आओ, क्योंकि तीसरा दिन है, और तीसरे दिन में मैंने बोला था पहले दिन फॉर्मूला याद कर लेना, नहीं याद रहेगा। नीट का आया वो PYQ 2-3 दिन में हुआ है, ठीक है। हाँ भाई जाना है, जा सकता है। सोच रहा है जाऊँ कि न जा, पूछ लेता हूँ लाइब्रेरी, हाँ निकालो इसको, NCERT लाओ, ठीक है। ठीक, कहाँ गई? ठीक है, बायो, ठीक है। कौन सी NCERT है? यही वाली लाओ, ठीक है। ठीक है, प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक। चलो ये आ गया। अरे नहीं, पहले इसको रुक तो जाओ, इसको पहले मिनिमाइज तो करना है ना, अभी तो लोड होने दो। डर क्यों लग रहा है? तुमसे पढ़वा थोड़ी रहे हैं। अरे नहीं नहीं, कोई क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं जाएगा। चलो गाइस, अब देखो तैयार हो जाओ, ठीक। शुरू करते हैं। पहला मेंडेलियन डिसऑर्डर जो आपके सिलेबस में है, ठीक। चलो, पहला मेंडेलियन डिसऑर्डर है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। सुनो, अब सुनिएगा, प्लीज सुनिए, बहुत ध्यान से सीखिए। इधर देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे आप लोग, ठीक। बात नहीं करना, सवाल नहीं लग पाएगा। और हर साल आता है, इस साल भी आया था, पहले वाले पेपर में भी आया था, दूसरे वाले पेपर में भी आया था, नेक्स्ट वाले में भी, जो पिछले साल आया। देखो कंडीशन ये रहेगी, सुनते जाओ सुनते जाओ। कह रहे कि सर आपने पढ़ाया था ऑटोसोमल, उसमें भी बोला था ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट का एक एग्जाम्पल मैंने लिखवाया था, मायोटॉनिक। सुनते जाओ, मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी, ठीक। अब अगर कोई भी बीमारी कह देगा, ये जैसे कह दिया कि मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी है, तो आपके दिमाग में ये 3 जीनोटाइप आ जाने चाहिए, ठीक है। अब इन जीनोटाइप को अगर डोमिनेंट है तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज जो भी डिजीज होगी उसका पहला अक्षर उठा के सॉल्व कर लोगे। सर समझाओ, जैसे कैपिटल एम ले लिया तो मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी में ये वाले डिजीज काज करेंगे। कैपिटल एम स्मॉल एम ले लिया तो एक डॉन है तो भी डिजीज काज होगा, और स्मॉल एम कैसा होगा? नॉर्मल। ऐसे सॉल्व कर लो, अदरवाइज तुम्हारे पास ये रखा हुआ है, ऐसे सॉल्व कर लेना। कभी भी ये नहीं बताएगा कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कभी भी नहीं बोलेगा, वो एग्जाम्पल बोल देगा, उससे चूज करके आगे बढ़ना है आपको। समझ गया कैसे प्रोसीड करोगे क्वेश्चन को, ठीक। इधर देखो, ऑटोसोमल रिसेसिव दे दिया, तो ऑटोसोमल रिसेसिव दे दिया, मैं सबके कॉपी चेक करने आऊँगा अभी। जो भी सुपर स्मार्ट बन रहा होगा, मुझे आ रहा है देखूंगा, नहीं आएगा तो देख लेना अभी, ठीक है। कि मुझे रट गया है, मैं अभी क्वेश्चन दूंगा, देखूंगा कितना % तुम निकाल पा रहे हो। ऑटोसोमल रिसेसिव तो हमने क्या बताया था? PCT से अली, यही तो पढ़ाया था। फिनाइल कीटोनूरिया है ना, फिनाइल कीटोनूरिया, और सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्या पढ़ाया था? थैलीसीमिया। अरे सीकल सेल भी तो है इसके साथ, सीकल सेल एनीमिया, ठीक है। और एल्बिनिज्म, एल्कोप्टोनूरिया, ये नहीं पढ़ना आपके सिलेबस में, तो बट मैंने लिखवा दिया था। कैसे याद करना है? PCT से अली, क्या याद रहेगा? देखो इसे याद करना। अब सुनो, आपके सिलेबस में अभी फिनाइल कीटोनूरिया है, PYQ नीट में आ चुका, ठीक है। थैलीसीमिया PYQ आ चुका, सीकल सेल में भर भर के PYQ आया है, ठीक। तो ये लिख देगा कि सीकल सेल एनीमिया का पेशेंट है। अब ये कंडीशन तुम्हें चूज करना है, इन तीनों में से कौन सा लोग किस कंडीशन पे ये बीमार होगा। समझ गया? कभी कभी इसके लिए स्मॉल एस से बीमार कर देगा, ठीक। कैपिटल एस से कुछ नहीं होगा कि सीकल सेल लिया तो, और कैपिटल एस स्मॉल लिया तो नॉर्मल और कैरियर। चलो, एक्स लिंक डोमिनेंट, अगर एक्स लिंक डोमिनेंट है तो कंडीशन क्या बन जाएगी? हाँ, इसका एग्जाम्पल क्या पढ़ाया था? डिफेक्टिव, क्या पढ़ाया था? डिफेक्टिव टूथ इनेमल, है ना, ठीक है। मोस्टली फीमेल में देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलेगा? देख लो, एक्स का % ज़्यादा है तो उन्हीं में ज़्यादा आएगा, ठीक है। इधर एक्स लिंक रिसेसिव, इसका क्या पढ़ाया था? CHXR, कलर ब्लाइंड है ना, एंड हीमोफीलिया, क्या पढ़ाया? कलर ब्लाइंड एंड हीमोफीलिया, तो पहले आपको पढ़ा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि पढ़ा देता हूँ तो क्लास खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन शायद आज ही हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो पहले क्या करोगे? क्वेश्चन करना चाहोगे, पहले पढ़ना चाहोगे? पहले पढ़ना चाहोगे तो पहले पढ़ते हैं, ठीक है। आओ, क्वेश्चन सर करना, क्वेश्चन कौन जीवन में करना चाहता है? पहला टॉपिक पढ़ेंगे कलर ब्लाइंडनेस, तो कलर ब्लाइंडनेस पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो कलर सुनो, कलर ब्लाइंड जिसको देखो, अब सुनो मेरे बच्चे, सुनो। NCERT की सिर्फ 2-3 लाइन रटनी है, अदरवाइज जो ये चार्ट आपको दे दिया, इसी में पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। NCERT की सिर्फ 2 लाइन पढ़नी पड़ेगी, जो
7-8 एग्जाम्पल दिए, सब सिर्फ सब इससे लगेंगे। बताओ एक्स लिंक में जा रहे हो, कलर ब्लाइंड कहाँ है, एक्स लिंक डोमिनेट है, एक्स लिंक रिसेसिव। तो कलर ब्लाइंड पहली एनसीईआरटी लाइन लिखी है, कलर ब्लाइंड इट इज एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। क्या क्लियर हो गया? अबे देखो एक्स लिंक में एक्स लिंक कलर ब्लाइंड एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर नहीं है, तो पहली बात यहीं पे ऐसे लिखना चाहोगे कि पहला इट इज एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, इट इज एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, है ना। अब सुनो, जिसको भी ये एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर हो गया, कुछ मत छापो, सब एनसीईआरटी में लिखा है, कोई नहीं छापना, जहाँ छापना होगा मैं बताऊंगा। जैसे ये चार्ट जरूर छापना था। सुनना, अगर ये एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है तो कलर ब्लाइंड जिस बंदे को हो जाएगा, एक्चुअली हमारे आईज में रेड ब्लू एंड ग्रीन कोन्स पाए जाते हैं ना, तो ये जो रेड एंड इसमें जो पर्सन है इसमें रेड एंड ग्रीन कोन्स नहीं बनते। जब इस बंदे में रेड एंड ग्रीन कोन नहीं बनेंगे तो रेड एंड ग्रीन कलर में ये डिफ्रेंशिएट करना भूल जाता है। किसके कलर में? रेड एंड ग्रीन। अब कहने की बात कहते हैं कि भैया क्या सर ये रेड कलर का ऐसे कुछ लिखा रहेगा पूरा, अगर ये रेड है और ऐसे पूरा ब्लू है, पूरा ब्लू है, अगर ये रेड है और ये पूरा ब्लू है, तो आप बताओ क्या इसको क्लियर कर पाएगा? नहीं क्लियर कर पाएगा ना। ऐसे लिखा हुआ है तो क्लियर कर लेगा, अगर यही चीज पैचेस के फॉर्म में लिखी रहेंगी तो क्लियर नहीं कर पाएगा। समझा? जैसे ये छोटा सा स्ट्रक्चर रेड है, फिर ये ब्लू, रेड है ग्रीन है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो पूछोगे बताओ कौन सा डॉट लिखा हुआ है, बता नहीं पाएगा कौन सा ग्रीन डॉट है कौन सा रेड डॉट है। क्लियर? तो रेड एंड ग्रीन जब पैचेस में लिखे रहेंगे तो नहीं पहचान पाएगा, इसीलिए कलर ब्लाइंड इसको हो जाता है। तो आप अभी मेडिकल कॉलेज में जब सिलेक्शन होगा या फिर जिनका आर्मी में सिलेक्शन होता है तो उनको फिर एक टेस्ट के थ्रू गुजरना पड़ता है, आई टेस्ट। आई टेस्ट में यही चेक किया जाता है कि भैया इसको ग्लूकोमा तो नहीं है, कहीं कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, या फिर रेलवे में जिनको जॉब लगती है तो उनका पहले यही चेकअप होता है आई टेस्ट में कि भैया इनको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस क्या होगा? एक इश्तिहार, सुनो, इश्तिहारा चार्ट होता है। कौन सा चार्ट? इश्तिहारा चार्ट। वो बुक होगी, कॉपी होगी, तुम लोग अभी कभी जो लोग चश्मा बनवाने गए होंगे उनको देखने को मिलेगा, ऐसे इश्तिहारा चार्ट होगा, ऐसे गोला सा रहता है, उसमें कुछ लिखा रहता है अक्षर ABCD, है ना, रेड ग्रीन ब्लू करके। तो उसमें कहते हैं पढ़ो जल्दी जल्दी, ऐसे पेज पलटेंगे उसमें बना, अगर जल्दी जल्दी पढ़ पाए तो समझ लो आग सही है, नहीं पढ़ पा रहे हो कलर ही चेंज देखने को नहीं मिल पाएगा सही सही कौन सा अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। तो वो जो पेपर होता है वो उसका उस पेपर का नाम होता है, उस कॉपी का नाम है इश्तिहारा कॉपी, और उस टेस्ट को बोलते हैं इश्तिहारा टेस्ट। तो नीट का क्वेश्चन आया कि कलर ब्लाइंडनेस कौन से टेस्ट से पता चलता है? इश्तिहारा। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस में कौन सा कलर नहीं चेक कर पाओगे? रेड एंड ग्रीन। बॉडी में क्या होता है? जो रेड एंड ग्रीन जीन्स होती है ना, वो क्या कहते हैं बॉडी में न बन पाने के कारण यहाँ पे रेड एंड ग्रीन कौन अच्छे से नहीं बनते। तो पर्सन अकेला रखा हुआ रेड, अकेला रखा हुआ ब्लू को डिस्क्रिमिनेट कर लेगा, बता लेगा, लेकिन अगर मिक्सअप में रखा हुआ रेड एंड ग्रीन तो नहीं बता पाएगा। इसीलिए ऐसे पेशेंट को रेलवे में जॉब नहीं लगती, क्योंकि वो पता ही नहीं कर पाएगा रेड एंड ग्रीन दूर से क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो याद रखना ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, और ये बंदा रेड एंड ग्रीन कोन ना बनने के कारण ये रेड ग्रीन नहीं कलर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता। दूसरी बात, ये होता किस में है? ज़्यादातर किस में होता है? मेल में। मेल में 8% चांस होते हैं इसके होने के, और फीमेल में 0.4%। बस यही 2 लाइन याद करनी है, बस बाकी सारी लाइन मैं वो जो चार्ट बनाया उसी से पूरा प्रूफ कर दूंगा आपको। इसीलिए एनसीईआरटी डाउनलोड कराया। देखो कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं रटनी, थक जाओगे, इसे चार्ट याद रखना काम हो जाएगा। देखो कह रहे हैं ये, ठीक, दूसरी लाइन, ठीक है, ड्यू टू डिफेक्ट इन जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेड एंड ग्रीन कोन्स इन आई। अब बताओ, अगर तुम्हारा रेड एंड ग्रीन कोन बनाने वाली जीन ही डिफेक्ट है तो क्या रेड एंड ग्रीन कोन अच्छे से बन पाएगा? और जब रेड एंड ग्रीन कोन अच्छे से नहीं बन पाएगा तो पर्सन इज अनएबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। समझ गया? कलर ब्लाइंडनेस इज डिटरमाइंड बाय इश्तिहारा चार्ट। क्वेश्चन आया कौन से चार्ट से डिटरमाइन करते हो? इश्तिहारा चार्ट। ठीक है, इश्तिहारा पेपर, इश्तिहारा कॉपी, इश्तिहारा चार्ट, जो भी कह लो। पर्सन इज अनएबल टू, तो मैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना? जो क्वेश्चन लगवाता पेडिग्री सिखा दिया, आधों को पेडिग्री नहीं लग रही है। अब एग्जाम में आएगी तो मुंह बनाओगे, अगर यहाँ नहीं समझ में आए तो फिर देखना तुम कहाँ सीख पाओगे। जो मेन मकसद है वो मुद्दा नहीं भूलो तुम्हारा क्या है, कि तुम्हें अच्छा करना
है ना। इस चियारा की स्पेलिंग, वहाँ पे इस चियारा की स्पेलिंग नहीं मिस्टेक आएगी, वहाँ पे लिखा रहेगा इस चियारा, टिक मारो। अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखो देता हूँ तुमसे होता है या नहीं होता। ठीक, चलो अब सुनो, सुनते चलो बे, सुनते चलो, सुनते चलो। कलर ब्लाइंडनेस है, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर या डोमिनेंट रिसेसिव? बताओ अगर एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, कंडीशन देखना तुम लोग, एक्स, सुनते चलो ताकि तुम्हें याद रहे। ठीक है, एक्स वाई है, ठीक है, रिसेसिव है, तो क्या यही वाला तो बीमार कर देगा? ये वाला नॉर्मल बट कैरियर, ये वाला नॉर्मल, ठीक है, और ये वाला नॉर्मल, ये वाला डिजीज। ठीक है, कलर ब्लाइंड है। एग्जामिनर क्या करेगा, कलर ब्लाइंडनेस, और क्या नाम है इसका नाम, कलर ब्लाइंडनेस। तो एनसीईआरटी ने कलर ब्लाइंडनेस का मैंने बोला पहला अक्षर चूज करेगा, तो इस पे सी और सी कैपिटल ले लेगा तो नॉर्मल। ठीक है, कैपिटल सी स्मॉल सी, या कैपिटल सी और कैरियर, और स्मॉल सी तो क्या पकड़ लिया ना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना। अब सुनो, कह रहा है कि हम चाह रहे हैं बच्चा बीमार हो, कम से कम एक बच्चा बीमार हो। अगर एक बच्चा बीमार होगा तो मदर को कम से कम कैरियर होना पड़ेगा। देख लो, अगर सुनो मदर कैपिटल ए और एक्स स्मॉल ए है ना, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ। और फादर कह रहे हैं कि बच्चे को कम से कम बीमार कर दो, फादर क्या कहते हैं, ये रह जाए नॉर्मल, नहीं कैपिटल ये। ठीक, सुनो अब सुनते चलो, सुनते चलो। कह रहे हैं कि हमें कम से कम बच्चे को, फीमेल को बीमार करना है। सुनो, तो इधर से कैपिटल ले लो, इधर से स्मॉल ले लो, तो फीमेल क्या आ गई, कैरियर। तो सुनो, और अगर मेल को बीमार करना है तो वाई तो इधर से आ गया और एक्स इधर से आ गया। इसका मतलब सुनो, क्वेश्चन एनसीईआरटी दोनों लाइन लिखी हुई है, कह रही अगर सन को बीमार करना है तो कम से कम उसकी मदर कैरियर हो और फादर नॉर्मल हो। क्या बात सही है? ये सीक्वेंस लिख के मिलेगा, और यही लिखा भी है कि अगर किसी लड़के को बीमार होना है कलर ब्लाइंड से तो उसकी मम्मा कम से कम कैरियर हो और फादर क्या हो, नॉर्मल। लेकिन बिटिया को कैरियर बनना है, अगर बिटिया को कैरियर बनना है तो फादर नॉर्मल हो और मदर कम से कम कैरियर हो। ठीक, लेकिन अगर कह रहे हैं कि किसी बेटी को बीमार ही बनाना है, कि कम से कम एक बिटिया उसकी बीमार बन जाए, है ना, तो फादर को डिजीज होना पड़ेगा और मदर को कैरियर, तब जाके कम से कम एक बेटी तो बीमार हो जाएगी, क्योंकि इधर से एक्स ए आ जाएगा, इधर से एक्स ए, अब जाके ये बीमार हो गई। क्या समझा? अबे समझा? देखो देखो, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूं, तुम देखो यहाँ, बस ऐसे ही टॉपिक तुम्हारे खत्म से होंगे जब तुम देख के पढ़ पाओगे। जल्दी जल्दी चल भाई, क्या रहा है, अभी ओपन तो होने दो। ठीक, एनसीईआरटी में पढ़ लेना, मेल कितना परसेंट कलर ब्लाइंड हो सकता है, 8%। फीमेल कैसी हो सकती है, तुम्हारे आंखों के सामने दिखा कि फीमेल कैरियर होने लगी, तो पॉइंट पहले तो एक बार तो मदर कैरियर थी, फादर नॉर्मल थे, मदर कैरियर थी, फादर नॉर्मल थे, बिटिया कैरियर निकल गई तो बच गई ना। इसलिए तो हर बार ये बचती चली जाती है, तो 0.4% फीमेल जाता है। और मेल देखो, फादर क्या थे, नॉर्मल, मदर उसकी कैरियर थी, मेल तुरंत बीमार हो गया। समझ गया? इसलिए परसेंटेज मेल में कलर ब्लाइंड होने का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। समझ गया? अब तुम्हें समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट को। देखो सारी लाइन हो गई कलर ब्लाइंडनेस की। ठीक, इट इज एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, है ना, ड्यू टू डिफेक्ट इन द ग्रीन, रेड एंड ग्रीन कोन ऑफ आई। ठीक है, फेल्यूर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर, रेड एंड ग्रीन कलर। दिस डिफेक्ट ड्यू टू म्यूटेशन इज सर्टेज इन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। बताओ कलर ब्लाइंड एक्स लिंक पे है या वाई लिंक पे? तो एक्स लिंक। अब तुम्हें ये भी पता है एक्स क्रोमोसोम में एक्स लिंक रिसेसिव पे है ना, इतना क्लियर करा दिया। अब देखो, इट ऑकर इन द अबाउट 8% मेल में, 0.4% फीमेल, हो गया ना। ठीक, अब दिस इज बिकॉज द जीन दैट लीड्स टू ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस ऑन द एस क्रोमोसोम। पाई कहाँ जाती है, रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंड कहाँ पाई जाती है, एस क्रोमोसोम पे। मेल हैव ओनली 1 एस क्रोमोसोम। क्या तुम्हें पता मेल के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं? एक। ए गर्ल्स उठो, जाओ बाहर या फिर हट जाओ, वहां से बातें कर रही हो। ठीक, चलो, मेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, एक्स वाले एक। ठीक, अब फीमेल में कितने होती है, 2। द सन ऑफ द वुमेन हु कैरी, अब सुनना, अब ये लाइन आएगी तो वहीं पे तुम्हारा खत्म खेल। ठीक, द सन ऑफ द वुमेन, यह लड़का, अगर लड़का को बीमार करना है, द सन ऑफ द वुमेन, औरत है उसका बच्चा बीमार होगा तो कम से कम हु कैरी द जीन, तो मम्मा कम से कम कैसी हो चाहिए, कैरी करेगी, कैरियर हो चाहिए। और जब कैरियर होगी तो 50% ही तो चांस है बच्चे में जाने के। ठीक है, एंड बीइंग कलर ब्लाइंड, क्यों? अब देखो यहीं पे आएंगे फिर से अगेन, देखना 50% चांस होगा बच्चे बीमार होने में। देख लो क्यों, कि अगर ये मम्मा कैरियर है और ये फादर है ना, तो अभी फीमेल मत बनाओ, अभी सन बनाना है। तो सन में देखो एक बार ये बन गया, और अगर इस बार ये आ गया
कैपिटल ए वाला, इधर से लड़का बनाना है, तो बताओ एक दो लड़के पैदा हुए तो एक लड़का बीमार है और एक लड़का तो नॉर्मल है। अबे समझ पाए? जब इस लेवल की तुम्हारी तैयारी होगी तब तुम्हारा सिलेक्शन होगा। पहली बात, मीठी मीठी बातें करने से सिलेक्शन नहीं होता। तुम्हें पहले जो तुम दांत निकाल के हंसते हो, अगर ये क्लियर नहीं कर पाए, कसम बता रहा हूँ नहीं होगा, तुम कितना भी कोशिश कर लो। तुम्हें ये छोटे छोटे पॉइंट्स अपने से जब निकाल के लाने लगोगे, तब गुरु के मेहनत करने से चेला पहलवान नहीं होता। समझ गया? ये पॉइंट्स देखो मैं दिखा भी दे रहा हूँ और तुम सीखने की कोशिश करो कैसे इसको अप्रोच लाएंगे। टीचर का काम होता है ये जो यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं ना, वो चलाते चलते हैं, उनसे काम नहीं है। पढ़ा रहे बहुत बढ़िया, ये सब तुम्हें खुद निकाल के लाना पड़ेगा। इस मामले को निकाल लिए जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन, कॉलेज बढ़िया, सिलेक्शन तो छोड़ो, बढ़िया कॉलेज मिलेगा। ठीक है, आओ देखे और दिखाते हैं, और दिखाते। रुको रुको रुको, इधर देखो। ठीक, सुनो, बात नहीं। द मदर, आगे सुनो, यहां तक की बात क्लियर। द मदर इज नॉट हरसेल्फ कलर ब्लाइंड। क्या मम्मा इसकी कलर ब्लाइंड है? क्या है? कैरियर है। ठीक है, क्योंकि जीन कैसी है? रिसेसिव। डोमिनेंट होती है मम्मा, डिजीज हो जाती है। क्या बातें क्लियर हो गई ना? अब एनसीईआरटी ये सब पढ़ने एग्जाम में पढ़ोगे तो दिखेगा कि हाँ यार मास्टर ने मेरे वो चार्ट बना के एकदम क्लियर करवा दिया था, इसीलिए पेडिग्री के क्वेश्चन पहले करवा दिए थे। समझ गया? अब सुनो, अब आगे पढ़ते हैं। दैट मीन्स दैट इट इज अफेक्ट बाय सप्रेस्ड बाय हर मैचिंग डोमिनेंट। ये जो अफेक्ट है, ये जो इफेक्ट कलर ब्लाइंड का इफेक्ट है, ये सप्रेस कर दिया गया किसके? जो मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन है। बताओ क्या मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन, ये नॉर्मल जीन जो था इसने इस वाले को सप्रेस नहीं कर दिया? अगर ये डिजीज डोमिनेंट होती तब तो ये सप्रेस ना होता, तब तो यही अफेक्ट मार देता। लेकिन ये कह रही है कि मैं अगर दोनों छोटी होती तो बीमार कर देती। जैसे यहाँ पे ये दोनों छोटी है, देखो बीमार हो जाएगी लड़की, और लड़का बनेगा तो भी एक स्मॉल आ जाएगा। इधर लड़का बनना है तो इससे कहाँ गया? अगर दोनों छोटा करना है इससे, देखो देखो देखो, मदर ऐसी है और फादर देखो नॉर्मल हो जाए, मान लो। ठीक है, तो इधर से ये आ गया और दोनों छोटे हैं, तो बताओ कोई भी लड़का बच नहीं सकता। अगर सुनना, अगर मम्मी कलर ब्लाइंड है, बस दोनों देखना, अगर मम्मी कलर ब्लाइंड है और पापा नॉर्मल है तो उसका सारा लड़का बीमार होगा। इफ इन अ कलर ब्लाइंड, इफ मदर इज गोइंग टू बी डिजीज एंड फादर इज नॉर्मल, देन 100% एवरी मेल चाइल्ड विल बी डिजीज। क्या लैंग्वेज समझ में आई इंग्लिश में? यही लिख के आएगा। तुम्हारा काम है ये स्टेटमेंट लिख के आएंगे मेरे भाई। स्टेटमेंट ये लिख के आएगा कि ये कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड की डिजीज है, उसमें मदर इज गोइंग टू बी कलर ब्लाइंड एंड फादर इज नॉर्मल, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द मेल चाइल्ड विल बी कलर ब्लाइंड? 100%। कितना परसेंट? 100%। देख लो, मम्मा कह रहा है कलर ब्लाइंड है, पापा नॉर्मल है, तो मेल चाइल्ड 100% बचा ही नहीं सकते, क्योंकि फादर तो वाई देगा हर बार, मम्मा के पास एक्स ए छोटे वाले, तो ये डिजीज होगा ही होगा। क्या समझ में आया? भाषा को क्लियर करना। स्टेटमेंट ऐसे ही आएंगे एग्जाम में, मीठी। हाँ ठीक, अरे बात को समझो। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। अब एनसीईआरटी ने सिर्फ क्या पढ़ा? एनसीईआरटी ने क्या पढ़ा जानते हो? बस ये वाले से केस बता दिया, कह रहे अगला काम कौन करेगा? अगला काम तुम्हारा एग्जामिनर करेगा। जो ये वाला केस बताया, एग्जामिनर क्या करेगा? कह रहे एनसीईआरटी ने ये बातें बोली, अब मैं ये वाली बातें रख देता हूँ कि मम्मा डिजीज है, पप्पा नॉर्मल, बताओ मेल चाइल्ड कितना परसेंट? ये क्वेश्चन में आएगा। फीमेल चाइल्ड कितना परसेंट? तो अभी मैं इसके क्वेश्चंस के थ्रू तुम्हें सब सिखा दूंगा। पहले तुम बेस तो मजबूत करो अपने। ठीक, चलिए इतनी बात हो गई आपकी बेसिक्स। फिर देखो, ठीक है, मजा तो इसमें है ना। सप्रेस हो गया भैया डोमिनेंट वाले ने सप्रेस कर दिया छोटे वाले को। ठीक, अ डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड अनलेस हर मदर इज कैरियर एंड हर फादर इज कलर ब्लाइंड। लड़की, सुना, लड़की तब तक बीमार नहीं होगी जब तक उसकी मम्मा क्या हो? कैरियर, एंड पापा क्या हो? कलर ब्लाइंड। लड़की तभी बीमार हो सकती है जब उसके पिता कलर ब्लाइंड हो, मम्मा कैरियर। देख लो, मम्मा को कैरियर बना लो, मम्मा को हमने क्या बना दिया? कैरियर। आप बोलो क्या कंडीशन लिखूं? कैपिटल ए स्मॉल ए। और पापा को क्या लिखूं? क्या ये हो गया? अब कम से कम एटलीस्ट का डॉटर एटलीस्ट डिजीज बना है ना। लड़की को कम से कम बीमार होने के लिए क्या कंडीशन है कि 50%, तो कम से कम एक तो बीमार आ जाए ना। तो ये तो इधर से आ गया और पापा ये आ गए, तो एटलीस्ट फीमेल डिजीज हो सकती है जब मम्मा कैरियर होगी, है ना। अब पापा तो डिजीज होंगे, क्योंकि तुम देख लो, पापा अगर नॉर्मल रख दिया तुमने, पापा को नॉर्मल रख दिया, तो बिटिया तो कभी बीमार हो ही नहीं सकती। समझ गया? ये टीचर उसमें जो पेडिग्री बनाते हैं तो बताते हैं बाप बीमार है तो बिटिया बीमार होगी, बच्चा बीमार, मेल बीमार। अबे कुछ नहीं, डायरेक्ट रख के चेक कर लो ना। 100% का नियम, 100% रूल वैलिड है। ठीक है, समझ गया? अब तुम कहोगी
100% फीमेल को बीमार करना है, तो बताओ मदर क्या कर लूँ? दोनों स्मॉल है। अब फादर को, मतलब जब मम्मी एंड पापा दोनों बीमार रहेंगे तभी 100% फीमेल बीमार होगी, है ना? सारी फीमेल बीमार होगी, मतलब 100% सारी फीमेल को बीमार करना है, और कम से कम फीमेल को बीमार करना है, तो मम्मा कैरियर फादर डिजीज। और हम चाह रहे हैं कि फीमेल बीमार ही ना हो कभी, तो क्या कंडीशन हो सकती है? फादर को डिजीज कर दो, मम्मा नॉर्मल रख दो, कभी भी फीमेल बीमार नहीं होगी। कैरियर हो जाएगी, बीमार तो नहीं होगी ना, डिजीज तो नहीं होगी। कंडीशन देखा? स्टेटमेंट की भाषा समझ के चलना, ठीक? नए वाले भैया जो है ना, कह रहे क्या पका रहे हो सर, तुम्हें समझ में नहीं आएगा बेटा, अभी तुम्हारा पहला दिन है, इनका 3 दिन का फार्मूला रट चुका है ना? कल से समझ में आएगा तुम्हें, समझ गया? तो बताओ मेल में कितना % चांस है? मेल में कितना % चांस है? 8% चांस होता है। और फीमेल में कितना %? 0.4%। बात नहीं करो, ठीक है? सही से बैठो, क्या टेक क्या लगा के बैठे हो, ठीक है? समझ गया? अब मैं ये कंडीशन नहीं लिखूंगा कि मेल को बीमार करना, फीमेल को बीमार नहीं करना। तुम बना के चेक कर लेना कि मेल चाइल्ड बीमार होगा तो फादर मदर क्या होंगे, फीमेल चाइल्ड बीमार होगा फादर मदर क्या होंगे। कंडीशन बहुत सी बन सकती है। एनसीईआरटी ने एक लिख दी, बाकी कह रहा है तुम अपना अप्लाई करके देख लेना, अगर तुम्हें पे डिग्री आती है तो अप्लाई कर लोगे, नहीं आती होगी तो तुम एग्जाम में ऐसे ट्विस्ट करूंगा घिर जाओगे। तो मैंने सारे केस लिखवा दिए और सारे केस करा दिए। अगला टॉपिक है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस के बाद क्या है भैया बताओ? हीमोफीलिया। तो मैंने कहा था ना 2 पॉइंट सिर्फ याद करने, बाकी कंडीशन तुम्हें रटा हुआ है, तुम बस अप्लाई करके जो भी एग्जामिनर सेंटेंस देगा वो तुम अपने पेडिग्री से सेट कर देना। अगर उसको वैलिड है तो ये लाइन वैलिड है। समझ गया क्या कह रहा हूँ? जो भी फार्मूला पढ़ाया हूँ उस फार्मूले को स्टेटमेंट जो बोल रहा है उसमें रखना, और अगर ये फार्मूले को वैलिड किया स्टेटमेंट तो आंसर सही है, स्टेटमेंट सही है। और अगर तुम्हारा स्टेटमेंट फार्मूले को वैलिड नहीं किया, स्टेटमेंट गलत है। बात समझ गया? ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ने एक केस का लिख दिया, बाकी कह रहा है तुम्हारा काम तुम जानो, तुम्हारा टीचर जाने। अगर तुम्हारा टीचर बता पाया तो तुम एग्जाम में सही कर पाओ, नहीं बता पाया तो तुम कहोगे मास्टर ये है, तो फिर यूट्यूब पे टीचर आएंगे बताएंगे देखो ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा हो इससे पहले ही मैं तुम्हें जागरूक कर दे रहा हूँ। समझ गया? ठीक। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। अब आप बताओ पहली लाइन, हीमोफीलिया कौन सी बीमारी में पड़ा? सेक्स लिंक रिसेसिव। तो जैसे ही कलर ब्लाइंड था वैसे ही हीमोफीलिया है, जैसे ही कलर ब्लाइंड था ऐसे ही हीमोफीलिया है, मतलब पेडिग्री के हिसाब से। ठीक। बाकी इसमें 2 बातें वो पढ़ लो कि ये एक ब्लीडर्स डिजीज के नाम से जानी जाती है, इसको रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि इसमें क्या होता है, सुनते जाओ, हल्का सा जिसको भी कट लग जाएगा उसकी ब्लीडिंग टाइम बहुत ज़्यादा, मतलब ब्लीडिंग बहुत देर तक चलेगी, है ना। ठीक है, क्लॉटिंग नहीं होगी। जब क्लॉटिंग थकना, खून का रुकना नहीं होगा तो ब्लीडिंग ही तो होगा। तो ब्लीडिंग टाइम तो इंक्रीज कर गया ना, ब्लीड हो रहा है, ब्लीडिंग निकल ही रही है, ब्लड बह रहा है बॉडी से। सिंपल कट काज नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, हल्का सा कट लग जाने पे लगातार बॉडी से ब्लड बहता रहेगा। क्यों? एक मैग्नीशियम होती है कास्केडे मैग्नीशियम, वो डिस्टर्ब हो जाती है। कास्केडे मैग्नीशियम होती है ब्लड क्लॉट करने के लिए हेल्प करती है। ठीक, ये आपको पढ़ाएंगे जब ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ाऊंगा तब। अभी बस ये याद रखना, हीमोफीलिया में क्या होता है, सिंपल कट लग जाने पे नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है। क्या बात बन गई? ठीक है। क्या ये कास्केडे मैकेनिज्म पे डिपेंड होती है? क्या कास्केडे मैकेनिज्म सही रहेगा या डिस्टर्ब हो जाएगा? यह कहानी देखने को मिली थी क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया। अब क्वीन क्या थी? रानी थी। तो रानी लोग रॉयल होते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं रॉयल्स डिजीज। क्या बोलते हैं? रॉयल डिजीज। क्या समझ गया? ठीक है, समझ गया। और जो क्वीन विक्टोरिया थी, सी वाज ए कैरियर। ठीक, और ये डिजीज बाय जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो वो अपने डिसेंट को ट्रांसफर की। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट? इनके बच्चे, प्रोजनी को बोलते हैं डिसेंट, ऑफ स्प्रिंग। क्या समझ गया? ठीक। अपने बॉलीवुड के एक बहुत बड़े अभिनेता हैं जिनका नाम है अमिताभ बच्चन साहब, तो उनको भी ये हीमोफीलिया वाली डिजीज है। ठीक है, उनको भी यही क्या कहते हैं, हल्का सा कट लग जाने पर नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है। ठीक है, ऐसा मैंने सुना है कि उनको भी हीमोफीलिया ब्लीडर डिजीज है। ठीक है, हाँ, माइस्थीमिया ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है, होगा, मैंने ये सुना है। बताना ये सही है कि नहीं है मुझे ना पता करोगे तो पता चलेगा, बट ये है कि हीमोफीलिया। समझ में आया? अब सुनो सुनो सुनो, सारी बातें सुनो भाई, सुनो। बताओ पहला कंडीशन बताओ, एक्स लिंक रिसेसिव या एक्स लिंक डोमिनेंट? एक्स लिंक रिसेसिव।
देखो तुम लोग की बायो बहुत बेहतरीन हो सकती है अगर तुम बात को फॉलो करोगे, बाकी तुम्हारी मर्जी, मैं तो पूरा कोशिश करूंगा कि अच्छा सिखा दूं। ठीक, अगर एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है तो फिर कंडीशन बताओ कि बताओ अगर ये फादर और इधर मदर इधर फादर, बताओ अगर हीमोफीलिया है तो मैं कैपिटल एच लिखूं और कैपिटल एच लिखूं तो बताओ ये कैसा है, नॉर्मल, और ये कैसा है, नॉर्मल। कंडीशन समझ में आ रही है सबको, बहुत अच्छा। बताओ, सुनते चलो खाली। ठीक, बताओ ये कैपिटल एच और ये स्मॉल एच और ये स्मॉल एच, तो बताओ। अच्छा बताओ, अब बताओ हमें कह रहे फीमेल को डिजीज करना है तो एक्स स्मॉल एच इधर से ले लूँ और इधर से स्मॉल एच ले लूँ, तो फीमेल तभी बीमार हो सकती है जब मम्मा कम से कम कैरियर हो, फादर डिजीज हो, क्योंकि पिछले वाली ही तो कंडीशन लगेगी। यही लाइन एनसीईआरटी लिखी, मैं नहीं लिख रहा हूँ, फिर से वही बातें रिपीट हो रही हैं। बस मेरे पढ़ाने के तरीके से तुम्हें लगेगी बायोलॉजी बहुत ईजी है, और लेकिन तुम पढ़ो तो ठीक, क्योंकि चीज़ें तो मैं ऐसे खोल के रख दूंगा, एकदम तोड़ दूंगा, तुम रट सको। कॉन्सेप्ट भी सिखा दे रहा हूँ, ट्रिक भी बता दे रहा हूँ, ठीक है, समझ गया। कोई है जिसे लग रहा हो टफ है? अबे पेडिग्री में मन नहीं लगाओगे तो टफ तो लगेगा, आए पढ़ोगे नहीं तो कहाँ से लगेगा। ठीक भाई, टफ पढ़ा रहा हूँ क्या? भाई इजी है, तुम फार्मूले तो रट के आओ, फार्मूला नहीं रटोगे तो क्या। अब 1 2 नहीं आता, तुम चलो क्या कहते हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन साफ कर लें। ठीक, तो पहले 9 और 13 का पहाड़ा याद करो। ठीक है, चलो अब इधर देखो भैया, मेल को बीमार करना है, तो फादर से वाई आएगा, अब मम्मा से क्या आएगा? तो कह रहे हैं कि कम से कम, सुनो तो, कम से कम सन बीमार हो तो मदर कैरियर हो, फादर डिजीज, और फादर नॉर्मल भी तो हो सकता है, हमें तो फादर का वाई भी तो इसमें भी हो सकता है। तो कम से कम लड़का बीमार करना है तो मम्मा तो कैरियर होगी, और कम से कम लड़की भी बीमार करनी है तो मम्मा कैरियर हो और फादर डिजीज हो। तो 2 कंडीशन में सुनिए, प्लीज सुनिए। लड़का को बीमार करना है, फादर नॉर्मल हो सकता है लेकिन मदर कैरियर रहेगी, तो फादर के बारे में कोई बात नहीं करेगा। एटलीस्ट सन शुड बी डिजीज इफ हर मदर इज कैरियर, बस फादर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन अगर डॉटर को बीमार करना है तो मदर शुड बी कैरियर एंड फादर शुड बी डिजीज। ठीक, अब देख, हाँ क्या सर, किसमें? बोलिए जोर से बोलिए, किस पे एक साथ? दोनों स्मॉल एच ले लो, किस पे? फादर पे, इसको, हाँ तो लड़का बीमार करना है, लड़का लड़की दोनों बीमार कर ले तो ये ले लो, दोनों ले लो, लड़का बीमार होगा लड़की बीमार होगी। लेकिन इसमें बचने के भी तो चांस है, इधर देखो। ठीक, इसमें बचने के, इसमें 50% चांस है, चांस करे कि एटलीस्ट कम से कम बीमार हो, कम से कम बीमार, मतलब ऐसा कौन सा चांस बनाओगे कि लड़का भी बीमार हो जाए और लड़की बीमार हो जाए, समझ गया। तो ये पूछ रहा है, ये कंडीशन लगाएगा स्टेटमेंट लिख के, तो दिमाग चलना चाहिए। बाकी 100% के लिए अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, ठीक, फिर लगाना। चलो बताओ, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, सुनो भैया, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, सिंपल कट कॉज नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। ठीक, अब ये सब लिखने का मन नहीं करा लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना, ठीक है। सिंपल कट, ठीक है, सिंपल कट कॉज नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, ठीक है। बताओ, अच्छा हीमोफीलिया को और किस नाम से जानते हो? ब्लीडर्स डिजीज। अरे हल्का सा कट लग जाने पे खून बह रहा है तो ब्लीडर्स, ब्लीड नहीं हो रही है, ठीक है। किसके फैमिली में देखने को मिला था? सीन इन क्वीन बैक्टीरिया फैमिली, ठीक है, ठीक है, सीन इन क्वीन विक्टोरिया फैमिली, ठीक। सी वाज अ कैरियर फॉर द डिजीज, ठीक। डिजीज, अब ये कैरियर थी तो अपने बच्चों को क्या किया था? ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है। चलो बस, ठीक। अब आप ही बताओ, अरे आप बताओ भाई, कह रहे एटलीस्ट सन शुड बी डिजीज, तो मदर क्या होनी चाहिए? कैरियर, ठीक है। इफ मदर इज कैरियर एंड फादर इज नॉर्मल, या कुछ भी लिख लो, फादर नॉर्मल हो या फिर फादर क्या हो सकता है? डिजीज हो, डिजीज, देन
सन विल बी, क्या हो जाएगा, डिजीज। ये एटलीस्ट कंडीशन है, बताओ फीमेल बीमार करना है, हाँ फीमेल और फादर, ठीक है, ठीक। इफ मदर इज कैरियर एंड फादर इज डिजीज, देन it will be minimum for girl child बस इतनी सी कहानी हो गई, ठीक है, समझ में आया। आओ चलो, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। एक गर्ल्स इधर देखो भैया, बातें मत करो, और तुम दोनों बगल में बैठ गई बहनें, ठीक है, कब से देख रहा हूँ तुम लोग का कानाफूसी चल रहा है, ठीक, जो तुम कर रहे हो ना यही मैं भी कॉलेज में करके आता हूँ, ठीक। चलो चलो आओ, हाँ इधर आओ, देखो इट इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज विच शोज इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजनी। अगर अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल है, देखो सुनो बे, फीमेल है लेकिन अनअफेक्टेड है, कैरियर है, जो भी कैरियर होती है वो अफेक्शन नहीं शो कर, अफेक्ट नहीं रहेगी, नॉर्मल दिखेगी नॉर्मल, बट कैरी करेगी जिनको, तो कह रही है सम ऑफ द मेल प्रोजनी, क्या सारे प्रोजनी को भेज पाएगी, क्या पिछली वाली ही तो बात कर रहा है, बताओ। ये देख लो आप, अगर मम्मा कैरियर है एक्स कैपिटल ए और एक्स वाई, ठीक, कह रहा है इससे लड़का पैदा करना है, देख लो इधर वाले से तो वाई आया, इधर वाले से एक्स कैपिटल स्मॉल ए आया, दूसरा इधर से वाई आया, इधर से एक्स कैपिटल ए आया, तो बताओ क्या कंडीशन बनी, ये क्या हुआ डिजीज, और ये क्या हुआ, तो बताओ सारे बच्चे बीमार होने या सम, सम क्या इसमें 50-50 चांस रहेगा, 50-50 चांस रहेगा ना, खेला हो जाएगा ऐसे ही, तो सही बात है। अगर लड़के बन रहे हैं, सुनो बॉयज बन रहे हैं, लड़के पैदा हो रहे हैं, तो जितने भी लड़के पैदा होंगे उसमें ये कंडीशन रहेगी कि भैया 50%, अगर 2 बच्चे पैदा हुए तो 2 ही कंडीशन बनेगी कि देखो 2 कंडीशन बनेगी, उसमें 50% मेल डिजीज रहेगा, 50% नॉर्मल, ठीक है, समझ गया। ऐसा लिखना चाहिए था, बट एनसीईआरटी ने पहले वाले को तो ऐसा लिख दिया, दूसरे वाले को इस तरीके से लिख दिया, जैसे इस वाले में तो पूरा बढ़िया से क्लियर किया, इसमें कह दिया नहीं ऐसा लिख दूंगा मेरा मन, बट मेरा मन नहीं चलेगा, पिछले वाले जैसा लिखता तो अच्छा है, या तो तुम्हारे पास प्रूफिंग है वो देखो प्रूफ कर लो। आगे देखो, इन दिस डिजीज अ सिंगल प्रोटीन दैट इज ए पार्ट ऑफ कास्केडे या प्रोटीन, तो कास्केडे मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो गई ना, क्योंकि एक प्रोटीन है जो कास्केडे मैकेनिज्म चलाती है, वो जिम्मेदार है, ठीक। इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड, बताओ क्लॉटिंग टाइम ज़्यादा देर, क्लॉटिंग तुरंत हो गया देर में होगा, जब क्लॉटिंग टाइम देर में होगा तो ब्लीडिंग टाइम बढ़ गया ना, ज़्यादा देर तक ब्लीड कर रहा है, तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड ड्यू टू दिस इन अफेक्टेड इंडिविजुअल सिंपल कट रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, क्या सिंपल कट लगने पे नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगी। द हेटेरोजाइगस, सब सुनने जाना, हेटेरोजाइगस फीमेल कैरियर, अब यही वाली लाइन फिर से देखो, यही वाली लाइन फिर से लिख रहा है एनसीईआरटी, किसी बात को अगर 2 बार मेंशन कर रहा है तो याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। हेटेरोजाइगस फीमेल कैरियर फॉर हीमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिजीज टू द सन, देखो हेटेरोजाइगस फीमेल कैरियर है तो में ट्रांसमिट कर सकती है, फीमेल कैरियर है, मेल कुछ भी हो इसका, तो इसके जो बच्चे पढ़ेंगे डिजीज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, 100% होता तो लिख देता 100% में, क्या पता हर बार यही वाले बच्चे पैदा होते जाए, ये हर बार कैपिटल ए देता जाए और ये वाई देता जाए, तो बच गया ना, इसका मतलब 50% चांस होता है, समझ गया। जैसे कलर ब्लाइंडनेस की कंडीशन थी, सेम कंडीशन है, कुछ भी अलग नहीं लिखा, बट इन्होंने उल्टा पुल्टा लिख दिया इस बार मे करके, अरे मे क्या लिखो ना कि अगर इन दोनों की शादी होगी और 2 बच्चे पैदा होंगे तो ये बात है कि हाँ दोनों बच्चे बच भी सकते हैं, दोनों बच्चे डिजीज हो सकते हैं, कंडीशन क्या होगी 50% डिजीज 50% नॉर्मल, क्या समझ गया, ऐसा कंडीशन आएगा। आगे बढ़ो, द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक, अब हमें फीमेल को हीमोफिलिक बनाना है, तो एक्सट्रीमली रेयर बिकॉज मदर ऑफ सच फीमेल हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर। सुनो अगर हमें बिटिया को बीमार करना है तो उसकी मम्मा क्या हो, कैरियर, एंड फादर क्या हो, हीमोफिलिक हो। फिर क्या लिखा, अनअवेलेबल इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, अगर वो उसके पिता जिंदा रहे तो, क्योंकि हीमोफिलिक पेशेंट होता है ना, मेल होता है तो वो मर जाता है, हाँ, क्योंकि अनअवेलेबल का मतलब होता है कि भैया इसमें कुछ करेक्शन गलतियाँ होंगी तो खत्म है, ठीक है, क्यों मेल है, ठीक है, तो
हमने सुना है, जैसे अमित जी को, अमिताभ बच्चन को शायद हीमोफीलिया है, बट नॉट श्योर है या नहीं है, मुझे ये नहीं पता, बट मैंने सुना है। तो ये बताओ, अगर किसी मेल को हीमोफीलिया है तो बताओ एक्स लिंक रिसेसिव पे है ना ये, और एक्स लिंक रिसेसिव है तो मेल में एक ही एक्स है एक वाई है, एक ही हल्का सा भी आ गया तो मेल तो बीमार हो ही जा रहा है, यहाँ तो मेल कैरियर हो ही नहीं रहा है। ठीक, अब बताओ हल्का सा कट लगेगा तो इसको मतलब एक्स लिंक एक एक्स है और एक ज़्यादा % चांस हो गया ना इसको होने का। अब इसको चांस हो गया तो बताओ, सुनो, तुरंत बीमार होगा तो बड़ा हो ही नहीं पाता। हल्का से कभी ना कभी खेलते हुए सबका हाथ कटा या नहीं कटा, तो बार बार अगर कोई बढ़िया से कट लग गया तो इसकी तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई ना, और बॉडी में अगर ब्लीडिंग ज़्यादा देर तक हो गई तो भैया तो डेथ होना तय है। ठीक है, इसलिए ये बचेंगे ही नहीं। और इसमें जो हीमोफीलिया की जो फीमेल होती हैं, हीमोफीलिया की जो फीमेल होती हैं, सुनना, हीमोफीलिया की जो फीमेल होती हैं वो ज़्यादातर कैरियर होती हैं। ठीक, मेल तो यहाँ बच ही नहीं पा रहा, फीमेल इसमें कैसे बचेगी बताओ कैसे? फीमेल इसमें डिजीज बहुत रेयर होती है, मतलब ये आगे होंगी तो बचपन में मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के पहले ही जिंदा रहेंगे, उसके बाद मर जाएंगी। क्यों? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगा तो ब्लड लॉस हो गया तो ले चला गया, ब्लीड हो गई ना। अब ब्लीडिंग तो उसमें ब्लड वेसल तो रेप्चर हो रहा है मेरे भाई, ब्लड वेसल तो रेप्चर हो रही है ना, उसमें भी तो ब्लड वेसल से रेप्चर होती है। पेट में दर्द नहीं होता, अब पेट में दर्द नहीं होता, ब्लड वेसल एंडोमेट्रियम जब टूटती है तो ब्लड वेसल रेप्चरिंग नहीं होती, और जब ब्लड वेसल रेप्चर तो ब्लड लॉस नहीं हो रहा है। कॉमन सेंस तो लगाओ। तो यहाँ पे भी, यहाँ देखो, पिता तो जिंदा रह सकता, चल सकता है, लेकिन फीमेल तो मेंस्ट्रुअल पीरियड के पहले तक जिंदा रह सकती है, इसीलिए फीमेल के लिए कुछ बोला ही नहीं है जी। ये वो किस में दिया है 0 पॉइंट? कलर ब्लाइंडनेस था, हाँ कंडीशन वो कलर ब्लाइंड है। यहाँ ब्लीडिंग का है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सेम कंडीशन दोनों में लगेगी, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पेडिग्री वाले सेम कंडीशन दोनों में लगेगी। हाँ बताओ नवाजिश। क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड नहीं क्लॉट कर, लेकिन जो ब्लड वेसल टूट गया तो ब्लीडिंग तो चलती जाएगी ना, है ना, ब्लीडिंग तो चलती जाएगी ना। वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता, मतलब सुनो मेरे भाई, इनका कहने का मतलब है ब्लड वेसल रैप्चर हो गई, ब्लड आ गया टेस्ट ट्यूब में ले लिया। अब ये मेंस्ट्रुअल जो ब्लड होता है वो जमेगा नहीं, क्लॉटिंग नहीं कर रहा है, क्यों? ये तो लिक्विड बना रहेगा। हाथ का ब्लड रहेगा, ये जम जाएगा। हाथ का ब्लड काट के यहीं ऐसे टेबल पे रख दो, 2-4 मिनट में जम जाएगा। मेंस्ट्रुअल पीरियड का ब्लड यहीं रख दो, वो ऐसे थक्का बना, क्योंकि उसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है। आप समझ में आया? ठीक है, अरे समझ में आया नहीं समझ में आया? ठीक, इस पॉइंट को दिमाग में रखो, ऐसे सीखो तो तुम्हारा दिमाग चलेगा। ये जो तुम लोग थियरी बना के लिखते हो ना, अभी जब ये एग्जाम में ये आना है, पर तुम नोट्स पता नहीं क्या लिखे हो, तो नोट्स नहीं पढ़ना पड़ता, कंडीशन पढ़नी पड़ती। क्वेश्चन देखो सॉल्व हो जाएगा यहीं पे, 2 पॉइंट उठा लो बस यहाँ के, बाकी वो चार्ट दिया वैसे ऐसी पूरी बायो पढ़ाऊंगा धीरे धीरे करके। इधर देखो, द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक एक्सट्रीमली, द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक एक्सट्रीमली रेयर। भैया फीमेल बहुत रेयर हो सकती है, क्यों? क्योंकि पिता जिंदा रहेंगे आगे चल के, तब तो, पहले तो बाप ही नहीं बच रहा है यहाँ, तो फिर माँ, अगर माँ को बीमार करना है तो माँ उसकी कैरियर होगी, मम्मा तो कैरियर हो ही सकती है, मम्मा डिजीज हो जाएगी तो बहुत अलग बात है। ठीक, चलो ज़्यादा नहीं सोचते, पिता को ही बीमार करने में ही कंडीशन लग जाती है तो माँ को क्या करेंगे? तो यहाँ फीमेल को बीमार करना कंडीशन बन गया ना। अगर फीमेल को बीमार करना है तो मम्मा क्या हो और पापा क्या हो, और वो भी बचेंगे तब। देख लो, कह रहा है फादर डिजीज हो, वो भी अनेबल है इन लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, जिंदा रहे तो बिटिया बीमार कर पाएंगे। ठीक, चलो, और क्या इसका मतलब ये होता है अनेबल इन लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, अगर वो रहे तो। ठीक है, द फैमिली ऑफ पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया शो द नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंट्स, सी वाज ए कैरियर ऑफ द डिजीज। बताओ क्वीन क्या थी? कैरियर थी, और वो अपने बच्चे को ट्रांसफर कर रही थी। समझ गया? तो 2 बीमारी क्लियर हो गई। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को लगाओगे, अभी इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, कंडीशन क्या लगती है इसको सॉल्व करने के लिए, कंडीशन क्या लगती है, इसका सिंबल देख लो आप लोग। ठीक है, मैंने आपको बताया भी है कि जब भी कोई भी एक्स लिंक डिजीज पढ़ोगे तो 3 बार फीमेल पढ़ाओगे और 2 बार मेल बनाओगे। अब कंडीशन आपको पता है, रिसेसिव डिसऑर्डर है तो कैपिटल H कुछ नहीं करेगा, कैपिटल H स्मॉल h कैरियर होगा, स्मॉल h डिजीज। तो ये डिजीज कंडीशन है, ये नॉर्मल बट कैरियर है, ये वाला नॉर्मल है। कैपिटल H क्या रहेगा? नॉर्मल मेल, स्मॉल h क्या रहेगा? डिजीज। दूसरी कंडीशन कैसे क्वेश्चन लिख देगा, इस पर कुछ नहीं लिखेगा, कैपिटल X और H स्मॉल h, तो ये भी नॉर्मल बट कैरियर। सुनो बात को, कई तरीके से सिंबल तुम्हें एग्जाम में मिलेंगे। मेरा मुंह दर्द करने लगता है बोलते बोलते। सुनो, छोटा जो बीमारी रहेगी वह कहेगी मेरा नाम लिखा जाएगा, सामने वाले का लिखा जाए चाहे ना लिखा जाए। समझ रहा है ना? समझ रहा? ये बीमारी एक्स लिंक रिसेसिव है, एक्स लिंक रिसेसिव। नाम में क्या है? हीमोफीलिया।
रिसेसिव है तो स्मॉल एस से चलेगी, क्योंकि रिसेसिव स्मॉल से चलता है, तो स्मॉल एस दिखाना मस्ट है। ये दिखा सकते हो, नहीं भी दिखा सकते। आ गया समझ में? और ये तो इसको तो खाली एक्स लिख देगा तो भी चल जाएगा। ये तुम्हें सोचना पड़ेगा, एग्जामिनर जो भी कंडीशन देगा इसके लिए बस तुम्हारा रूल चलना चाहिए। ठीक, समझ गया? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? देखो अभी कह दूं तैयारी क्यों करो, मन से पढ़ो, मन से पढ़ेगा तभी तो लगेगा कि ऐसे हवा में चीज़ें थोड़ी आ जाएंगी। सर हर चीज़ तो इम्पोर्टेंट है, क्या करोगे? क्योंकि नीट के 1 महीना पहले सारी चीज़ें तुम्हें इंपॉर्टेंट लगने लगेगी, फिर सोचोगे कैसे बायो कवर कर लें, यही बहुत बात है। इज्जत बच जाए इस बार, कम से कम 720 में अगर 400 या 350 नंबर आ जाते तो पापा से कह पाऊंगा कि हाँ पापा एक बार 350 आ गए, अगले बार से 350 कितना हो गया 700 आ ही जाएंगे, है ना। एक बार मौका ढूंढने लगते तो लास्ट में तुम्हारी इज्जत यही बचाती है। तो कोशिश करो इसको इतना स्ट्रांग कर लो, अभी से केमिस्ट्री फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस कर लेना। ठीक, इसको स्ट्रांग, तुम्हारे इसी में नंबर नहीं आएंगे तो उसको स्ट्रांग कहाँ कर पाओगे? इसको इतना एक बार पढ़ो, रट जाओ। सिकल सेल एनीमिया, पहला पॉइंट बताओ कौन सी बीमारी है? एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, है ना। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। ठीक, इट इज ऑटोसोमल ठीक है। गाइस बात नहीं करो प्लीज, बात मत करो। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ना। सुनना और क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। पहले तो मैं सुनो, इसकी 2 पॉइंट है वो समझा दूंगा कि क्या कंडीशन लगती है, क्वेश्चन कैसे अप्लाई होगा। जो मेन कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट को पकड़ो, ठीक है। बाकी थियरी तो यूं रटा दूंगा, मेन कंसेप्ट पकड़ो। अगर रिसेसिव बीमारी है तो कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए। बताओ ये वाला नॉर्मल, ये वाला और ये वाला डिजीज, ठीक है। क्या इसमें ये बता पाओगे? सुनो अबे सुनो, जब भी ऑटोसोमल बीमारी आएगी, सुनो, जेंडर नहीं बता पाओगे तो यहाँ चाइल्ड की बात होगी। जब भी एक्स लिंक बीमारी आएगी तो वहाँ सन एंड डॉटर की बात होगी। दिमाग में फिट करके जाना है, तुरंत क्वेश्चन अप्लाई होगा, नहीं तो रह जाओगे। तो ये जब क्वेश्चन आएगा तो एनसीईआरटी यहाँ तुरंत डॉटर एंड सन की बात नहीं करेगा, यहाँ चाइल्ड की बात होने लगेगी। ठीक, अब बताओ, सुनो, अगर कह रहे हैं फादर, ये देखो, ये फादर इधर और इधर मदर, ठीक है, इधर ऐसे, इधर फादर, इधर मदर। अब तो समझ में आया? बताओ इनकी शादी हो गई तो कितने % चाइल्ड बीमार हो सकते हैं, कितने % नॉर्मल? 50%। ना समझ में आया तो देख लेना, कर करके बना लेना। इससे कितना गैमीट बनेगा? कैपिटल ए स्मॉल है। इससे कितना बनेगा? कैपिटल ए स्मॉल है। ठीक, देख लो। अरे सुनते जाना, सब आ जाएगा अभी तुम्हें। ठीक, अब सुनना। हाँ, कह रहे अगर मम्मी पापा दोनों कैरियर रहे तो भैया 25% चाइल्ड विल बी नॉर्मल, 50% चाइल्ड विल बी कैरियर एंड 25% चाइल्ड विल बी डिजीज। ये बात होगी यहाँ पे। यहाँ चाइल्ड की बात होने लगती है क्योंकि यहाँ ऑटोसोम पे बीमारी है। तुम उसका सेक्स क्रोमोसोम देख ही नहीं पा रहे तो बता कहाँ पाओगे? क्या बात बनी? बात बनी? समझ में आया? अब ऐसे ही अप्रोच करोगे। एनसीईआरटी जो लिखी, मैं सारा चीज़ें बताता चल रहा हूँ। अब सुनो, सिकल सेल एनीमिया होता क्या है? हमारी जो आरबीसी होती है, सुनो, अगर आरबीसी बोन मैरो सेल से बन के आई है, ठीक है, सुनते जाना, बोन मैरो से आरबीसी बनी, जैसे ही इमेच्योर आरबीसी है, ठीक, तो राउंड बनती है। ठीक, अब इसमें, अरे सुनो, तो इसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ईआर होती है, गोल्जी बॉडी होते हैं। ठीक, समझा? अब जब इसको मैच्योर कराया जाएगा, मैच्योरेशन के दौरान, मैच्योरेशन जब हो रहा होगा, जब ये मैच्योर होगी, ठीक है, तो बाई कॉन्केव शेप की हो जाती है। कैसे होती है सब कहानी बताऊंगा कि इसमें से ये न्यूक्लियस को अपने खो देती है, अपने ईआर को खो देती है, गोल्जी बॉडी को खो देती है। ठीक है, समझ में आया? ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को खो देगी। क्यों खोएगी? क्योंकि यहाँ पे ये आरबीसी के अंदर, सुनो भैया, हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के पास 2 हाथ 2 पैर होते हैं। बताओ हीमोग्लोबिन के पास कितने हाथ कितने पैर? 2 हाथ 2 पैर। तो क्या इसको हाथ पैर को लिम्स बोलते हैं क्या? अरे अपने हाथ पैर को लिम्स बोलते हैं, ऐसे इनके हाथ पैर को चैन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऊपर के 2 हाथ होते हैं, नीचे के 2 पैर होते हैं। इसके 2 हाथ को 2 अल्फा चैन बोलेंगे, नीचे के 2 हाथ को 2 बीटा चैन बोलेंगे। क्या समझ में आया? अब सुनो प्लीज, बिल्कुल बात नहीं, प्लीज बिल्कुल बात नहीं। ये हीमोग्लोबिन के पास 4 चैन होती है, 4 चैन में 2 अल्फा एंड 2 बीटा चैन होती है। अब ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, सुनते जाना, हम लोग हेल्दी हैं
तो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो होता है, इसके जो चैन होते हैं इसमें ऑक्सीजन को बाइंड करके टहलती है ये, ठीक है, बॉडी में। ठीक, अब सुनो मज़ेदार बात, हम सब लोग हेल्दी हैं तो हमारे बोन मैरो से पहले ही मैच्योर आरबीसी बनेगी जो राउंड शेप की होती है। मैच्योरेशन होगा तो जब ये सब चीज़ें हट जाती हैं तो इसका शेप बाइकॉन्केव हो जाता है, और ये हमारे ब्लड में ऐसे ट्रेवल करती है, ब्लड वेसल्स के अंदर। सुनते जाओ, ब्लड वेसल है तो ब्लड वेसल के अंदर ये ट्रेवल कर रही है, ओके, चलती जा रही है। होगा क्या, हम हेल्दी हैं, हम विग्रस एक्सरसाइज करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, हमारी आरबीसी बाइकॉन्केव की बाइकॉन्केव ही रहेगी। ठीक, लेकिन ऐसा पर्सन जो सिकल सेल से अफेक्टेड है उसके में क्या होगा, अगर वो विग्रस एक्सरसाइज कर दिया तो क्या उसके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई? विग्रस एक्सरसाइज करने पे सांस ज़्यादा चाहिए होता है ना, अब सांस की कमी हो गई, जब ऑक्सीजन सांस नहीं ले पा रहा है, सांस नहीं ले पाया, ऑक्सीजन कमी होगी। विग्रस एक्सरसाइज करने में सबको सांस की कमी होती है, और पर्सन अगर सिकल सेल से अफेक्टेड है, ऑक्सीजन की कमी होगी तो ये आरबीसी सिकल सेल में हो जाएगी, बाइकॉन्केव आरबीसी टर्न इनटू सिकल सेल। अब बताओ, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा और इसका सरफेस एरिया कम, और जब सरफेस एरिया कम है, ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन टेंशन के कारण, ऑक्सीजन एनसीईआरटी नीट का क्वेश्चन है, ऑक्सीजन टेंशन के कारण, ऑक्सीजन की कमी, टेंशन मतलब कमी, ऑक्सीजन के टेंशन के कारण बाइकॉन्केव आरबीसी किस में बदल जाती है? सिकल सेल में। अब इसकी कोई ऐसे क्यों होता है कि ये बाइकॉन्केव से सब में बदल जाती है? हम लोग तो हेल्दी, हमारे में ना बदल रहा, इसके में बदल जा रहा है। हाँ, इसके में कोई खेला है, उसके में कोई जीन डिफेक्ट है, क्योंकि डिसऑर्डर कौन सा है? मेंडेलियन, और मेंडेलियन डिसऑर्डर है तो मेंडल में क्या होता है, क्रोमोसोम पे पाया जाने वाला जीन खराब होता है। ठीक है, तो होता क्या है, ये जब सुनते जाओ, सुनते जाना, ये जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, अभी दिखा रहा हूँ जीन कैसे खराब होगी। अभी तो कंडीशन देख लो, हीमोग्लोबिन, ये देखो अल्फा चेन, ये अल्फा चेन, ये बीटा चेन, ये बीटा चेन। ठीक, बीटा चेन पे अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, उसकी छठी पोजीशन अभी सिखा रहा हूँ, छठी पोजीशन पे, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है। कंडीशन क्या होगी, सुनते जाओ, कंडीशन देखो कैसे बनेंगे इन सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ठीक है, हीमोग्लोबिन की छठी पोजीशन, अमाइनो एसिड की छठी पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाएगा। ये तो थी याद करने वाली बात। जीन कहाँ डिफेक्ट कराया आपने? जीन तो डीएनए का टुकड़ा होता है ना। आओ देखते हैं, देखो सुनो प्लीज, सुनो, बोलो मत, प्लीज मत बोलो, प्लीज मत बोलो। जो क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें तुम अप्रोच कराओगे, देखो अभी देखना, तुम्हें अंदर से गुड फीलिंग आएगी कि हाँ मैं यहाँ तक नहीं सोच पाया था। और जो क्वेश्चन आएगा बढ़िया बढ़िया मॉड्यूल्स के ऊपर आएगा तो सब कर लेंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन देखो कहाँ से होता है, कौन सी पॉइंट से होगा, अभी देखो खाली। ठीक, जो लोग सीखने की कोशिश करेंगे, देखना अभी समझ में आ जाएगा। अरे जल्दी जल्दी हट जाए यार। देखो देखो देखो, ठीक, ये रहा डीएनए का टुकड़ा। ठीक, अभी सीखो, पहले सीखने की कोशिश करो, सब समझा दूंगा। डीएनए के दो स्टैंड होते हैं, ठीक है, एक होता है टेम्पलेट, अच्छा इधर वाला टेम्पलेट एंटीसेंस नॉन कोडिंग, इसका उल्टा करना है, ये टेम्पलेट है, ये कैसा हो जाएगा? नॉन टेम्पलेट। ठीक है, ये एंटीसेंस है, ये कैसा हो जाएगा? सेंस। ये नॉन कोडिंग है, ये क्या हो जाएगा? कोडिंग। क्या समझ में आया? समझ आया? तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूँ भाई, इससे एकदम उठा के फेंक दोगे, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, तुम 10 याद करके रखोगे। क्या याद रखोगे? 10। जो होता है टेम्पलेट वही होता है एंटीसेंस, वही होता है नॉन कोडिंग। तो ये वाली स्टैंड रही टेम्पलेट, ठीक है, ये वाली रहा एंटीसेंस, और यही रहा नॉन कोडिंग। अब सुनो, अब बोलो मत प्लीज, सुनो। एनसीईआरटी ने ऐसे बनाया है, तुम्हें ये वाला नहीं याद है, लेकिन तुम इसको पकड़ के रखना, 10 याद रखना बस। 10 कह रही है कि यहाँ पे कुछ लिखा है CTC, ठीक है, और CTC आगे चल के बदल जाती है, ठीक है, CAC। क्या समझ में आया? ठीक, अभी नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया, सुनो खाली। ये रहे डीएनए के स्टैंड, ठीक, डीएनए का वह टुकड़ा जो आरएनए बनाएगा उसे टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं, समझ गया? अब सुना, ये वाला अगर टेम्पलेट है, सुनते जाओ भी सीखने को मिलेगा। अगर ये डीएनए तो डीएनए से क्या बनता है? mRNA, ठीक है, mRNA। अगर mRNA बना, ठीक, और जो भी बनता है टेम्पलेट से बनता है। अभी इसका तो तुम लिखना सिखा दूंगा सब डिटेल में। सी का बताओ, आरएनए में आरएनए बनने जा रहा है, आरएनए की स्टैंड बनने जा रही है, तो सी की जगह पे क्या आता है? ए का सामने टी और जी के सामने सी, तो सी के सामने क्या आएगा? जी, और टी के सामने क्या आएगा? ए। लेकिन आरएनए में तो ए होता नहीं है, तो ए की जगह पे क्या लिख देते हैं? यू। तो यू लिख दा,
ठीक है, ठीक। अरे अच्छा, CSC CTC चाहे, अरे रुको, GU कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ मामला गड़बड़ हो गया, ठीक। अच्छा 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 अच्छा, थायमीन नहीं होता, थायमीन नहीं होता, अरे थायमीन की जगह यूरेसिल होता है, ठीक है। तो टी की जगह पे क्या जाएगा, अरे घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, ठीक है, ठीक है, GAG है ना, GAG, सुनना, GAG, अरे सुनते चला, ये स्टैंड है, ये mRNA का स्टैंड है, ये क्या बनेगा बताओ। अब यहाँ C का क्या बनेगा, G, A का क्या बनना चाहिए, T, और C का, अरे रुको 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 भाई, C का G, लेकिन mRNA की डंडी पे, mRNA की डंडी पे T तो होता नहीं, तो T किस में बदल जाएगा, U में, ठीक है, GUG, ठीक। अभी सुनो, ये mRNA की स्टैंड है, C का क्या बना, GAG, ठीक। अरे रटने के लिए टीचर रटा देता है, गाग से गूग, गाग से गूग, गाग से गूग, हाँ ऐसे ही रटा जाता है, ऐसे ही रटाते हैं। छठी पोजीशन पे GAG से GUG, GAG से GUG। अबे सुनो, बाई कॉनकेव RBC सीक्वेंस, अबे इससे काम नहीं बनेगा, इससे ऊपर के क्वेश्चन निकल जाएंगे। आओ कंसेप्ट कहाँ है, चल CTC से GAG बना, ठीक। अब बताओ, वो तो पूछेगा, सुनो अभी तक क्वेश्चन इस पे आया कि अभी यहाँ पे भी नहीं आया, ऊपर ऊपर क्वेश्चन पूछ देता, सुनो mRNA पे GAG से GUG आया, ठीक। DNA पे क्वेश्चन पूछेगा, बता DNA की टेम्पलेट रीजन पे क्या लिखा हुआ था, तब मजा आएगा। तो इन सिकल सेल एनीमिया DNA की टेम्पलेट रीजन में CTC चेंज हो जाती है CAC में, समझ गया। इन सिकल सेल एनीमिया DNA के टेम्पलेट रीजन वाला, जो DNA का टेम्पलेट वाला सीक्वेंस होता है, वो CTC से CAC हो सकता है। अब ये कहाँ मिलेगा, ये तुम्हें मिलेगा जब बढ़िया क्वेश्चन करोगे। ये जो तुम क्वेश्चन लगाते हो थोड़ा मोड़ा कर लिखो, कॉन्फिडेंट में आ जाते हो, अरे बहुत बढ़िया आप तो सिलेक्शन हो जाएगा, अबे नहीं होगा, अबे उससे तुम करीब पहुंचोगे। तुम्हें जब ये क्वेश्चन निकालने आएगा तब। अब इससे भी एडवांस क्वेश्चन क्या बनेगा, कहेगा टेम्पलेट का नहीं बताना है, एंटी सेंस का नहीं बताना है, नॉन सेंस का नहीं बताना है, कोडिंग का बताओ। किसका बताओ, कोडिंग का। तो DNA का अगर ये एंटी टेम्पलेट है, एंटी सेंस है, नॉन कोडिंग, तो ये वाला स्टैंड है COAD कोडिंग स्टैंड, ऊपर वाला। अब जब कोडिंग स्टैंड होती है तो कोडिंग होती है कॉम्प्लीमेंट्री, क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री। C का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है, ठीक। A का T और G का C, तो C का कॉम्प्लीमेंट्री होता है G, T का कॉम्प्लीमेंट्री होता है A और C का कॉम्प्लीमेंट्री होता है G, ठीक है। अब इसके सामने ये वाला DNA स्टैंड है, अब इसी DNA का कॉम्प्लीमेंट्री देखो, इसका C का G, A का T और C का G। कोडिंग स्टैंड पे GAG से GTG होता है। पहला क्वेश्चन ऐसे बनेगा नीट का, तो तुम्हारा बनेगा काम। तुम ये गाग और गुग रट के नहीं होगा भैया, वो कंपटीशन चला गया कि जो तुम छठी पोजीशन पे रट लेते थे हो जाता था। मैंने भी बता तो रहा हूँ, तुम्हारे 90 में से 89 तक अटेम्प्ट किए सही सही, ठीक है। तिलचट्टा क्वेश्चन खराब हो गया था। अगर तुम 85 प्लस जिस दिन कर देना, ठीक है, उस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो सर आपका क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री कम आती थी, मैं पढ़ता भी नहीं था, तब मैं कॉलेज ले लिया था, ठीक है, तब भी मैंने पेपर दे दिए थे क्योंकि बायो पढ़ाता रहता हूँ इसलिए। तो यहाँ तक पहुँच जाओ ना तुम, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी थोड़ी कर देना। तुम यहीं तक नहीं पहुँच पा रहे हो, यहाँ का पहुँचने की दूर की बात है लाडले। आओ यहाँ, यहाँ इधर, ठीक। तो क्वेश्चन यहाँ पे अप्रोच होगा, यहाँ पे 10 पे 10 से कोडिंग। कोडिंग क्या होती है, सुनो खाली बात को सुनो। कोडिंग क्या होती है, कोडिंग टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री या फिर टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग, ये दोनों डिस्टेंट DNA के एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर ये 5 डैश है तो इसका स्टैंड 3 डैश होगा। वो कहाँ होगा, अगले वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। अभी याद रखो कि जो सिकल सेल एनीमिया होता है, ये GAG से mRNA पे GAG से GUG होता है। छठी पोजीशन पे वो तो पता चल जाएगा। आया कहाँ से था, तो जीन इज डिफेक्ट है ना, जीन खराब हुई है, मेंडेलियन डिसऑर्डर, तो जीन की बात करता है। तो बताओ, अगर ये DNA का डंडा बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ी डंडी है, तो उसमें नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस है, तो वो छोटे से टुकड़ा अगर उठा ली तो जीन ही तो खराब हुआ। ये वाली जीन खराब होती है, यहाँ वाली, ठीक, समझ गया। अब वो तुमसे पूछेगा सिकल सेल एनीमिया में जो जीन डिफेक्ट हुआ है वो कोडिंग पे कौन सा जीन खराब हुआ है, GAG। बताओ नॉन कोडिंग पे कौन सा खराब हुआ है, CTC, ठीक। ये था, क्या हो क्या गया, ये होना चाहिए था, क्या हो क्या गया, GAG की जगह GTG हो गया और CTC की जगह CAC। ये हो गया तो खराब हो गया, ये होना चाहिए था, ये हो गया। आया बात समझ में, आया बात समझ में। अब सुनो कैसे याद रखेंगे। तो पहली बात,
CTC चाय, CTC चाय। अरे हमारे सर ने पढ़ाया था, जैसे एक आती है ना आसाम ATC चाय, अरे आसाम की ATC चाय नहीं आती है, आसाम टी कंपनी करके, ठीक है। तो CTC ची मतलब चाय, ची। एक बार हाँ ऐसे ही बोलोगे याद हो जाएगा, एग्जाम में काम बन जाएगा, ठीक है। CTC चाय, CTC चाय। और छठी पोजीशन पे mRNA पे क्या हो जाएगा, GAC जी, गाग। अरे हाँ लगता है थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अजीब टाइप का है, बट मुझे खराब नहीं लगता, तो तुम भी बोल के याद कर लो, तुम्हारा काम। उसको कुछ ऐसी बातें मैं बताओ, मैं बता रहा हूँ ना, तो मैं हूँ काफी हूँ, तुम अपनी बातें भी बताने लगते हो कुछ ऐड करके, ठीक। अबे सुनो, क्या तुम्हें बात नहीं करो भाई, सिखाने दो। मिस्टर ब्राउन इधर बातें नहीं, ठीक। CTC सुनो, इसको कंप्लीट करना, ओके बन गया, ठीक। अब सुनो भैया, सिलेक्शन तो बात मत करो। कुछ बच्चे हैं जो उनको लगता है यार खराब कि तुम टाइम लॉस होता है, ठीक है, तो इसलिए प्लीज पढ़ो सब लोग, ठीक। आगे देखो, ठीक, आगे देखो, ठीक। ये जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है, ये सुनो, बात मत करो। ये रही हीमोग्लोबिन, अरे बात मत कर भाई, ये इधर रहा अल्फा चेन, ठीक, अल्फा चेन। अबे जिस लेवल का तुम्हें सिखा रहा हूँ ना, तुम्हें लग रहा होगा हाँ ठीक, लेकिन अभी तुम सीखना ही नहीं चाह रहे हो, फिर बाद में पछताओगे यार क्या चल रहा है, सीख लो। ये रही हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन, अल्फा चेन पे डिफेक्ट ही नहीं है, होता तो बीटा चेन पे है। ये रही बीटा चेन, और इधर भी रहा बीटा चेन। अब सुनो, बीटा चेन पे क्या लिखा होता है, तुम्हें पूरा सीक्वेंस याद होना चाहिए अमीनो एसिड का, ठीक। वेल हिज ल्यू थ्रो प्रो वेल ग्लू, प्रो ग्लू ग्लू। प्रो, अरे सुनो अभी समझ में आएगा ना, सुनो पढ़ाया ये गया है, एक सेंट्रल डोग्मा का नियम होता है, पहले ये देख लो तब तुम्हें समझ में आएगा। DNA से बनता है RNA, ओके, और RNA से बनती है प्रोटीन, और प्रोटीन से जैसा प्रोटीन वैसा एंजाइम। क्या समझ गया? अब DNA का सीक्वेंस ये रहा। अब बताओ कौन से DNA से बनता है, तो टेम्पलेट से बनती है चीजें। टेम्पलेट से कौन सा mRNA, एक बात नहीं प्लीज, mRNA से क्या बनेगी, प्रोटीन। और ये रही प्रोटीन चेन, ठीक। प्रोटीन चेन क्या होती है, अमाइनो एसिड के लॉन्ग पॉलीमर चेन को क्या बोलते हैं, प्रोटीन। तो ये अमाइनो एसिड का लॉन्ग पॉलीमर चेन है, ठीक। होता क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 लंबी चेन है। एनसीईआरटी ने सिर्फ 7 तक लिया है, उसमें भी बताया है कि बीटा हीमोग्लोबिन की वह वाला DNA का सीक्वेंस जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन बनाता है, उसकी छठी पोजीशन पे जो ग्लूटामिक एसिड होती है, ठीक, वो म्यूटेट करके क्या हो जाती है, देखते चलना, सुनो खाली। ये हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक, अल्फा चेन में कोई दिक्कत, एक बीटा पे इधर, और दूसरी बीटा जो है ये 1 2 3 4 5 6 वाली पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, वैलिन, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया हो जाएगी। सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है, हीमोग्लोबिन की वन ऑफ द बीटा चेन की छठी पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे छठी पोजीशन पे क्या हो जाता है, वैलिन। क्या क्लियर? तो 4 क्वेश्चन आएंगे कैसे कैसे, सुनो प्लीज सुनो। सिकल सेल एनीमिया में अमाइनो एसिड्स का क्वेश्चन आएगा, तो ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाएगा, वैलिन। दूसरा क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया में mRNA के सीक्वेंस में GAG से क्या हो जाएगा, GUG। सिकल सेल एनीमिया में DNA के नॉन कोडिंग टेम्पलेट, नॉन कोडिंग पे CTC से क्या आ जाएगा, CAC। सिकल सेल एनीमिया में कोडिंग के GAG पे क्या हो जाएगा, GUG। GAG पे GTG। क्वेश्चन 4 बनेंगे तुम्हारे लेवल पे। अभी तक खाली GAG से GUG और ग्लूटामिक एसिड से वैलिन आया है। जिस दिन बन गया इस पे तो आधा कंपटीशन इंडिया का खाली, ठीक। जिस दिन बन गया इस पे तो आधा कंपटीशन खाली, समझ गया। तो क्वेश्चन तो अभी इसी पे खेल रहा है, तो GAG से GUG और वैलिन, ग्लूटामिक से वैलिन। इस बार अगर कहीं भी टेस्ट में खेलते हैं, ये जब बढ़िया बढ़िया टेस्ट दोगे ना, अच्छे अच्छे बुक्स लगाओगे, वहाँ पे ये फंसेगा क्वेश्चन। और जब ये क्लियर करने लगोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा।
तो ये तो थे केस, बाकी थियरी पूरी लिखी हुई है, अब थियरी पढ़ूंगा मैं। ठीक, टाइम हो गया क्या? कहाँ टाइम हो गया बताओ? 6 मिनट है ना? तो चलो अच्छा पूरा सुना दो, ठीक, फिर जाने दिया जाएगा। बताओ, अर्सला नाम है तुम्हारा, ठीक है, बताओ सिकल सेल एनीमिया में कोडिंग सीक्वेंस पे कौन सा जीन किस में बदल जाता है, कौन सा सीक्वेंस किस में बदल जाता है बताओ? देखा, कोडिंग सीक्वेंस पूछा था, डीएनए जीटीजे, ठीक है, ठीक है। चलो तुम ही बताओ, टेम्पलेट में कौन किस में बदलता है? क्या याद रहेगा? तो तुम टेम्पलेट का याद करके जाना। जितने लोग एनसीईआरटी लेके बैठे हो, नीचे वाली डंडी को लिखो जिसपे लिखा है सीटीसी, उसको लिखो टेम्पलेट एंटीसेंस नॉन कोडिंग, और ऊपर वाली डंडी को लिखो कोडिंग। समझ गया? कोडिंग डज नॉट कोड, जो कोडिंग है उससे कुछ नहीं बनता, नॉन कोडिंग वाला कोड करता है, नॉन कोडिंग वाला टेम्पलेट होता है, उसी से बनता है। समझ गया? तो एनसीईआरटी में जो 2 लाइन लिखी हुई है, ऊपर वाली लाइन को लिखो कोडिंग, नीचे वाली लिखो नॉन कोडिंग, और नॉन कोडिंग ही जिम्मेदार होता है आरएनए बनाने के लिए। कोडिंग डज नॉट कोड लिख लो, जहां लिखो ऊपर कोडिंग, कोडिंग वाला कोड नहीं करता। देखो इस लेवल की तैयारी होगी तो लिख लेगा लाला, याद रखना छोटी छोटी बातें। चलो बॉयस गर्ल्स इधर देखो, पहला इट इज कैसा है बताओ? ऑटोसोमल इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक। दूसरा कंडीशन बताओ, क्या लिखा था? बाइकॉनकेव आरबीसी किस में बदल जाती है? इन सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, बाइकॉनकेव आरबीसी चेंज इनटू सिकल सेल नॉर्मली या ड्यूरिंग ऑक्सीजन टेंशन? ड्यूरिंग विग्रस एक्सरसाइज करते समय, जब ऑक्सीजन की टेंशन होगी तब। इन सिकल सेल एनीमिया बाइकॉनकेव आरबीसी चेंज इनटू सिकल सेल ड्यूरिंग ऑक्सीजन टेंशन एट लो ऑक्सीजन टेंशन, लिखो लो ऑक्सीजन टेंशन। और लो ऑक्सीजन टेंशन कब आएगी? जब इंसान विग्रस एक्सरसाइज करता है। कभी कभी पूछा जाता है कि ये जब सिकल सेल एनीमिया होता है तो क्या कहते हैं, आरबीसी बाइकॉनकेव वो सिकल सेल की हो जाती है, हसिया नुमाकार, ईद के चांद जैसा, ठीक है। तो कौन से, और ऐसा सिकल सेल हो जाता है ना तो पर्सन को मलेरिया नहीं होता, क्योंकि मलेरिया में जब बीमारी होती है, सुनते जाओ पॉइंट्स को सुनो खाली, जब मलेरिया होती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे, क्वेश्चन जब भी नीट का पेपर से पहले तुम्हारा जब भी पीवाईक्यू करोगे, किसी भी कोचिंग का टेस्ट, चाहे यहाँ का दो कहीं और भी दो, जहाँ भी दो, ये क्वेश्चन जरूर मुलाकात होगी कि जब सिकल सेल एनीमिया होती है तो आरबीसी बाइकॉनकेव की हो जाती है। ऐसे कौन सी बीमारी है जिसमें आरबीसी और सिकल सेल की होती है? मलेरिया। ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें आरबीसी और सिकल सेल की हो जाती है? सिकल सेल एनीमिया को छोड़ करके मलेरिया। मलेरिया में भी आरबीसी कैसी हो जाती है? सिकल सेल। मेरे बात को याद रखना, 2 जगह, एक तो सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी सिकल सेल, और एक मलेरिया में। दूसरा क्वेश्चन बताओ, ऐसे कहाँ के लोग हैं जिनको कभी मलेरिया ही नहीं होता? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के जंगल में कुछ लोग पाए जाते हैं, उनकी आरबीसी पहले से ही सिकल सेल है, और जिनकी आरबीसी पहले से ही सिकल सेल है, वो कहाँ से सिकल सेल होकर मलेरिया बनेगा? ठीक, तो साउथ अफ्रीका के जंगलों में कुछ कॉलोनी पाई गई है, वहाँ के लोग हैं, वहाँ पे ऐसे, वहाँ की जी नहीं, वहाँ कुछ सारे लोग को नहीं, साउथ अफ्रीका के जंगल में कुछ ऐसी लोकेशन है, वहाँ पे जो पब्लिक है उनको नहीं है, उनकी आरबीसी पहले से ही सिकल सेल है, तो उन्हें नहीं हो सकता। याद रखना। तो 2 क्वेश्चन बता दिए, सिकल सेल से एनसीईआरटी से हट करके, मलेरिया वाले पर्सन को, और साउथ अफ्रीका के जंगल में कुछ पर्सन कॉलोनी बना के रहते हैं, वहाँ के लोग को नहीं होती। ये 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 क्वेश्चन पाथ से भटक के आएंगे, तो जो जितना टच हो सकता था क्वेश्चन मैंने कर दिया। तीसरा भैया अरे कोडिंग डीएनए इधर रहा, नॉन कोडिंग डीएनए, ठीक है, ठीक है, इधर रहा एमआरएनए, ठीक है, इधर रही, और प्रोटीन पे क्या है? अमाइनो एसिड। ये प्लीज शांत रहो गाइस। चलो बताओ डीएनए की कोडिंग, नॉन कोडिंग की बताओ, कोडिंग का अपने आप पैदा करना। CTC किस में बन जाएगी? CAC। तो था इसका उल्टा पढ़ो, GAGTG। बताओ एमआरएनए क्या? GAG किस में बदल जाएगी? GUG। और ये रहा एमआरएनए पूरा,
ये रहा mRNA, कटा नहीं है ये कि काट दिया आपने, ठीक है, ये ऐसे DNA है, ये DNA है, ये क्या रहा DNA, ये क्या रहा DNA, समझ गया। अब अमाइनो एसिड बताओ, बताओ छठी पोजीशन पे क्या रहेगा, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, किसमें बदल जाएगा, वैलिन पे, ठीक। कैसे याद रखोगे भाई, 4 केस बनेंगे, चारों केस प्लीज अच्छे से देख लेना, मेरा माथा नहीं खाओगे। कोडिंग डीएनए, नॉन कोडिंग, नॉन कोडिंग का दूसरा नाम मैंने बता दिया, टेन, क्या बताया, टेम्पलेट एंटीसेंस नॉन कोडिंग, प्लीज बात को सुनो, टेम्पलेट एंटीसेंस नॉन कोडिंग गलत नहीं होना चाहिए। बहुत से टीचर इधर उधर करा देते, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं हमेशा एकदम अच्छा नहीं जो भी है, मैं इतना बता रहा हूँ कि ये गलत नहीं है बस, बाकी तुम कहीं भी कंफ्यूजन लेके आओगे वो दूर कर दूंगा, यही है, यही है, जो टेम्पलेट होता है वही एंटीसेंस होता है, वही नॉन कोडिंग। कुछ लोग टेम्पलेट को सेंस बढ़ाते हैं, कुछ लोग टेम्पलेट को कोडिंग बढ़ा, नहीं, एंटीसेंस टेम्पलेट वाला एंटीसेंस होता है, 10 नाम का ट्रिक याद रखोगे बस, बात खत्म। कुछ लोग टेम्पलेट को सेंस बढ़ाते हैं, बात को समझो, टेम्पलेट एंटीसेंस होता है, बात खत्म। अभी जस्ट सेकंड वाले चैप्टर में आएंगे तब मैं चीज़ों को इतनी बार बोल दूंगा, इतनी बार बोल दूंगा, तुम PYQs कर सको बस, तो काम बन जाएगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। रुके रहो, जाना कहाँ है, ठीक है, ठीक, हाँ। अब लाइफ स्पेन कम होगी, देखो ना, जब बॉडी में अनीमिक पेशेंट है ना, नाम क्या है, सिकल सेल अनीमिया, जब बॉडी में ऑक्सीजन नहीं ज़्यादा, जैसे नहीं कहते लोग ज़्यादा योगा करेंगे तो लाइफ स्पेन ज़्यादा होगी, जब ज़्यादा योगा करोगे तो ऑक्सीजन बॉडी में ज़्यादा जाएगा ना, तो लंग्स ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे तो बॉडी में और हीमोग्लोबिन बढ़िया सबको लेके जा रही है पूरे बॉडी ऑर्गन तक, लाइफ स्पेन ज़्यादा। अब ऑक्सीजन की कमी है, ये बंदा ज़्यादा खेलेगा थकेगा तो मरने के चांस ज़्यादा होंगे ना, इसके सिकल से बीमार है ना भैया, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो लाइफ स्पेन कहाँ से ज़्यादा हो सकती है, ठीक। आगे चलो, सुनो 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 सुनो, क्या, अच्छा लाइफ स्पेन आरबीसी की, नहीं तो ये एनसीईआरटी में ना लिखा तो मुझे आरबीसी की लाइफ स्पेन कितनी हो जाती है, ठीक। चलो इधर एक बात नहीं, प्लीज बात नहीं, प्लीज इधर सुनो, ये वाले पूरे लाइन याद करना, ये जो अमाइनो एसिड का मैंने लिख दिया, ये अमाइनो एसिड का पूरा याद रखना, वेल हिज ल्यूथ्रो प्रो ग्लू ग्लू, वेल हिज ल्यूथ्रो प्रो वेल ग्लू। अब तुम्हें एक तो याद करना पड़ेगा ना, वेल हिज ल्यूथ्रो प्रो ग्लू ग्लू, यही तो एनसीईआरटी लिखा नहीं, वेल हिज ल्यूथ्रो प्रो ग्लू ग्लू, है ना, मेरे साथ बोलो, वेल हिज ल्यूथ्रो प्रो ग्लू ग्लू, याद रहेगा, वेल हिज ल्यूथ्रो प्रो ग्लू ग्लू। लास्ट वाले में जाना, बदल देना, वेल हिज ल्यूथ्रो प्रो वेल ग्लू, क्या क्लियर। अब अगले देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 6 नंबर पे ग्लूटामिक है, क्या है 6 नंबर पे, और कहाँ बदल जाएगी, ठीक है, कहाँ चली जाएगी, ग्लूटामिक एसिड पे क्या आ जाएगा भैया, वैलिन, ग्लूटामिक एसिड पे क्या आ जाएगा। और अगर तुम जीवन में गिर रहे हो और जीत जाओगे तो कौन सा सिंबल लगाओगे, विक्ट्री का ना, तो ये बार बार जीवन में गिर रहा था, ग्लूटामिक एसिड जीतने पे क्या लगा देता है, तो मतलब सिकल सेल एनीमिया जीत गया तो V बन जाता है, मतलब कौन, G रिप्लेस इनटू V। अब आज के लिए इतना ही, आगे कंटिन्यू सिकल सेल कल करेंगे, बाकी मैंने सारे केस करा दिए, तुम लोग बात बहुत की, अरे इससे तो हटा दूं।